हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड की एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है, एग्जैक्टली ये होता क्या है, इसके बारे में पता नहीं है। कोई लोग, बहुत सारे बंदे या फिर जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के, उनको म्यूचुअल फंड की कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज हम इस सेशन में म्यूचुअल फंड की बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये सेशन चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है studycapsule/facebook.com/studycapsule। चलिए, आपके लिए हमने स्पेशली एक व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड किया है, जिस पे आपको अगर कोई हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए, उसका पीडीएफ चाहिए, जितने भी हमारे आज तक के वीडियोस हैं उनके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हम आपको इस नंबर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक प्रोसेस है, वो आपको करने पड़ेंगे। अभी तक हमारे जितने भी वीडियोस है उसमें से मोर देन 1000 क्वेश्चंस, मतलब 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए हमने। तो इनके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको हमें पेटीएम या फिर फ्री चार्ज से पेमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ में। ठीक है, ओनली 30 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। आपको इस नंबर पे पेटीएम करने के बाद उसकी जो भी स्क्रीनशॉट है उस वो स्क्रीनशॉट को आपको हमें फेसबुक पे, ये सॉरी, व्हाट्सअप के आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद उसके साथ में आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी भेजना है। आपको हम तुरंत हार्डली 2 या 3 घंटे के बीच में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के बीच में आपको ये हमारा पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ये पीडीएफ के लिए। आपको अगर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना है तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सअप कीजिए। चलिए, इसके साथ ही हम हमारा ये म्यूचुअल फंड का जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग के लिए, म्यूचुअल फंड की कोई प्रिपरेशन कर रहा है सर्टिफिकेशंस के लिए, या फिर बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ये म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन है, जो कुछ एक दो या 2 से 5 इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो इसमें से 2 इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में इसमें कवर किया है, जैसे कि एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फंडेड बाय शेयर होल्डर्स दैट ट्रेड्स इन डाइवर्सिफाइड होल्डिंग्स एंड इज प्रोफेशनली मैनेज। इसका मतलब ऐसा है कि फ्रेंड, आपको तो पता होगा कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल बंदा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हर एक शेयर का, हर एक स्टॉक का, शेयर को जिसे हम स्टॉक कहते हैं, हर एक स्टॉक के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, जो कि पॉसिबल नहीं है हर एक इंडिविजुअल बंदे को। तो यहाँ पे होता है कि म्यूचुअल फंड में बंदा शेयर में ही इन्वेस्टमेंट करता है, बट इट इज़ प्रोफेशनली मैनेज। ठीक है, इसमें एक फंड मैनेजर होता है, तो वो प्रोफेशनल होता है और वो इसकी डेफिनेशन, मतलब सिलेक्ट करता है स्टॉक, सिलेक्टेड स्टॉक्स लेता है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बारे में आपको मैं आगे भी बताऊंगा। और एक डेफिनेशन देखते हैं। म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल मेड अप ऑफ ए पूल ऑफ फंड्स collected from many investors for the purpose of investing in securities such as stocks, shares, bonds, gold, G-Sec, money market instrument and similar assets। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि पहले जैसे ही डेफिनेशन है ये, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जहाँ पे जो भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका एक पूल ऑफ फंड्स, मतलब ये पैसे को जमा करके उस पैसे को, उस फंड को स्टॉक्स में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, जीसेक में, जो भी कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर इससे सिमिलर असेट्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसकी बेसिक सबसे पहले इसका देखते हैं रेगुलेटर कौन है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी कहते हैं, ये म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कहला जाता है। ठीक है, तो ये सेबी रेगुलेट और क्या क्या करता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरीज, कस्टडियंस, रजिस्ट्रार्स, ट्रांसफर एजेंट, जो भी कुछ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एंटिटीज़ है, जो भी कुछ मतलब जिसमें इसमें इन्वॉल्व है,
ऐसी एंटिटीज़ को रेगुलेट करने का काम सेबी करती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि आपको म्यूचुअल फंड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इससे रिलेटेड एंटिटीज़ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेबी क्या किसे रेगुलेट करती है। तो चलिए, रेगुलेशन होता है सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस एक्ट 1996 के तहत इस पे रेगुलेशन होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सेबी रेगुलेशंस 1996 के तहत इस पे रेगुलेशन होता है। इसके बारे में आपको और जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं www.sebi.gov.in पे। यहाँ पे आपको इसके मास्टर सर्कुलर्स भी देखने को मिलेंगे, या फिर आप इसके बारे में और जानकारी ले सकेंगे, ठीक है। Anyone who is aggravated by ruling of SEBI can file an appeal with the Securities Appellate Tribunal। इसका आपको या फिर फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या फिर इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि हमें पता है कि बैंकिंग के रिलेटेड जो भी कुछ क्वेरी है तो हम बैंक ओम्बड्समैन से क्वेरी करते हैं, अपील करते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल से हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स का एग्जैक्टली रोल क्या है, ठीक है। तो इसमें ऐसा इन्वॉल्व है कि फर्स्ट देखते हैं कि टू असिस्ट इन्वेस्टर्स इन अर्निंग एन इनकम और बिल्डिंग देयर वेल्थ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन वेरियस सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स। तो फ्रेंड्स, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें इन्वेस्टर को अपना इनकम बढ़ाने का चांस मिलता है, या फिर उसकी वेल्थ जो है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो बिल्ड करने का चांस मिलता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है, बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का चांस मिलता है उसे, ठीक है। तो अब देखिए, म्यूचुअल फंड ऑफर स्कीम्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड एक स्कीम करता है, कोई भी म्यूचुअल फंड, सपोज मान लो कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। उसमें एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, तो उसे जो भी कुछ वो ऑफर करते हैं उसे वो स्कीम कहते हैं, ठीक है। उस स्कीम ने कुछ सिलेक्टेड क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से उसे स्कीम कहा जाता है। वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्कीम्स आर कॉल्ड एज फंड्स, ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, ठीक है। जो कि सपोज एसबीआई ने कुछ मल्टीपल स्कीम्स लॉन्च किए हैं, तो उसे हम फंड्स कहते हैं, ठीक है। फंड्स कहते हैं। द स्कीम ऑफरिंग एंटिटीज रिफर्ड टू एज म्यूचुअल फंड। और ऐसी कंपनी या फिर एंटिटी जो स्कीम लॉन्च करती है उसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। और द फंड्स कहते हैं। द मनी दैट इज रेज फ्रॉम इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली बेनिफिट्स गवर्नमेंट्स, companies or other entities directly or indirectly to raise monies to invest in various projects or pay for various expenses। ये सेंटेंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि पूरी म्यूचुअल फंड की कंसेप्ट इसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, सपोज कोई कंपनी को नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि उस प्रोजेक्ट का खर्चा वो उसकी कैपेसिटी नहीं है उतना खर्चा करने की। तो इस टाइम पे वो क्या करते हैं कि कोई ऐसे बॉन्ड्स, शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है, जो कि मार्केट में बेचे जा सकते हैं। तो अब ये बेचने के बाद जितना भी पैसा आता है, वो पैसा ये कंपनी उस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोजेक्ट से जो कुछ प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट इक्वली जिनको भी ये म्यूचुअल फंड, शेयर्स, जितने भी बॉन्ड्स बेचे हैं, उनको ये प्रॉफिट के रूप में, रिटर्न्स के रूप में ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये ऐसी म्यूचुअल फंड की कंसेप्ट है, इसका रोल कहा जाता है। अब इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं कंसेप्ट के बारे में, कि इस इन्वेस्टमेंट चैनल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चैनल्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी है, सपोज टाटा कंपनी है, ठीक है, टीसीएस या फिर कोई भी कंपनी देख लीजिए, तो उसके पास नया प्रोजेक्ट आया है, उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो ऐसे एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी किसी बैंक से लोन तो इमीडिएटली ले सकती है, बट लेती नहीं है, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट से पैसे लेती है लेकिन लेती नहीं। इसके लिए सबसे ईजिएस्ट वे क्या होता है कि वो पब्लिक से पैसे उठाती है। तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है कि उसके स्टॉक्स, शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करनी पड़ती है, बॉन्ड्स इशू करनी पड़ती है,
कोई भी मतलब जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल चैनल्स है कंपनी को इशू करने पड़ते हैं। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में आपको बताया कि ये एक तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए पॉसिबल है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी या फिर बैंक के लिए पॉसिबल होता है, बॉन्ड्स के लिए भी पॉसिबल होता है। तो इतने भी जितने भी इन्वेस्टमेंट चैनल ये कंपनी में, कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो, ठीक है, अगर पैसे उसको रेज करने हैं, मनी या फिर फंड रेज करना है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट चैनल ये कंपनी इशू करती है, ठीक है। तो अब इस इन्वेस्टमेंट चैनल्स में मतलब जिस रूप से कंपनी पैसे क्रिएट करती है, फंड क्रिएट करती है, रेज करती है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टर, ठीक है। जैसे कि कॉमन मैन भी हो सकता है या फिर कोई अदर कंपनी भी हो सकती है या फिर गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होती है कि म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनी मान लो SBI का म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो इसने एक स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, स्कीम लॉन्च की है जिसमें 10 या फिर 15 कंपनीज के स्टॉक सिलेक्ट किए होते हैं म्यूचुअल फंड ने। सपोज SBI एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने क्या किया कि सिलेक्टेड फंड्स है एज पर कैटेगरीज, ठीक है। मान लो कि इक्विटी कैटेगरी है, तो इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होती है। मान लो कि मेरे जैसे या फिर जितने भी नौजवान लोग हैं वो इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इस तरह के कैपेसिटी के हिसाब से, इस तरह के कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी क्या करती है, म्यूचुअल फंड कंपनी की एक स्कीम लॉन्च की है। तो उसमें 100 में से 90 कंपनीज मतलब 100 में से 90% जो इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर्स की तरफ से, वो इक्विटी में इन्वेस्ट की जाती है, ठीक है। तो ये कौन करता है? ये फंड मैनेजर करता है। अभी सपोज मान लो कि मेरा डीमैट अकाउंट है, मुझे शेयर्स में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक कंपनी का मैक्सिमम 1000 से ज़्यादा कंपनीज ऐसी है कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक कंपनी का स्टडी करूं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास मैं सिलेक्टेड कंपनीज लेता हूँ, बट उसमें भी मुझे लॉस हो सकता है या फिर प्रॉफिट हो सकता है। बट इस म्यूचुअल फंड कंपनी में ऐसा होता है कि जो फंड मैनेजर होता है उसकी स्टडी होती है, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर कहा जाता है, जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, उसका स्टडी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके स्टडी के हिसाब से वो कुछ सिलेक्टेड कंपनीज को मतलब कुछ एकदम बहुत ही कम कंपनीज को सिलेक्ट करता है म्यूचुअल फंड के स्कीम के लिए, ठीक है। मान लो कि जैसे कि एवरग्रीन कंपनीज है, जिसकी बैंक है, SBI है, टाटा कंपनी है, आइशर मोटर्स है। तो ऐसी कुछ पावर में से, कुछ पावर सेक्टर में से है, तो ऐसे कुछ सेक्टर में से सिलेक्टेड कंपनीज को ये फंड मैनेजर सिलेक्ट करता है। और जो भी कोई लोग इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा, वो फंड इस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो कंपनीज स्कीम्स में एडेड होती है उसमें, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड की एक साइकिल होती है। जैसे कि इन्वेस्टर होते हैं हमारे जैसे कॉमन मैन होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। मान लो कि मैंने SIP में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर कोई एक वन टाइम फंड में इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी कोई फंड हो, इन्वेस्टमेंट की है। तो वो जो मैंने फ़ंड इन्वेस्टमेंट किया है उससे, ठीक है, ये फंड मैनेजर है जहाँ पे पूल इन देयर मनी, मतलब मैं एक पूल करता हूँ मनी का। मेरे जैसे हज़ारों इन्वेस्टर होते हैं जो उस स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको हम पूल कहते हैं, पूल ऑफ मनी, ठीक है। एक पैसा इकट्ठा हुआ है, तो उस इकट्ठा हुए पैसे को, उस फंड को ये फंड मैनेजर कहता है, इन्वेस्ट करता है इन सिक्योरिटीज़, ठीक है, इन सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ को हम स्टॉक भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, सिक्योरिटीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है, फंड है, वो जनरेट करता है रिटर्न्स को। उसे जो जैसे कि कंपनीज वो पैसे को प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे कुछ कंपनी को प्रॉफिट होता है। जो भी कुछ प्रॉफिट हो उसे हम रिटर्न कहते हैं, ठीक है। जो भी कुछ प्रॉफिट है उसे हम रिटर्न कहते हैं। तो उस रिटर्न को फिर पास बैक टू इन्वेस्टर्स, मतलब जो भी कुछ प्रॉफिट हुआ, मतलब मान लो कि टाटा कंपनी ने 100 रुपये इकट्ठा किए हैं इन्वेस्टर से, ठीक है। तो कंपनी को ये 100 रुपये अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद 140 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का 40 रुपये है,
तो ये इन्वेस्टर को फिर से प्रॉफिट के रूप में, रिटर्न के रूप में पैसा दिया जाता है। ये सिमिलर कंसेप्ट, यही कंसेप्ट यूज़ की जाती है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो अब ये फ़र्क देखेंगे हम कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, जैसे कि मैं, मान लो मुझे पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि 1,000 कंपनीज़ का स्टडी करे, उसका प्रॉफिट कैसा था, उसका आगे प्रॉफिट कैसा रहेगा, इसके बारे में मुझे जानकारी लेने के लिए टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा सिलेक्टेड 100 ऑफ स्टॉक्स में से मैं एक सिलेक्टेड 5 या 10 स्टॉक के बारे में जानकारी लूँगा, ठीक है। जितना भी टाइम है मेरे पास, उस टाइम में मैं इस कंपनीज़ के बारे में जानकारी लूँगा और मैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँगा। बट मुझे लैक ऑफ रिसर्च, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि हर एक कंपनी के बारे में रिसर्च करूँ। तो मैं सपोज़ मैंने 10 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। तो 10 कंपनीज़ में से 2 या 5 कंपनी में मुझे प्रॉफिट हो सकता है, या फिर 2 या 5 कंपनी में मुझे लॉस हो सकता है। इसका मतलब है कि मैंने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किए 10 कंपनीज़ में, मतलब 10 रुपया हर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। तो 10 रुपये का मेरा कुछ, सब मान लो कि 5 कंपनी में मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। तो मेरा 5 कंपनी में लॉस होता है और 5 कंपनी में प्रॉफिट होता है, तो मुझे इसका प्रॉफिट नहीं है ना, फ़ायदा ही नहीं है बिल्कुल कुछ। तो इसका मतलब है कि इनएबिलिटी टू सिलेक्ट प्रॉपर स्टॉक, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, रिसर्च नहीं है, नॉलेज नहीं है कि मैं हर एक कंपनी के बारे में, जो भी कुछ मुझे अच्छा रिटर्न दिला सके, उस कंपनी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। इसलिए ये एक डिसएडवांटेज होता है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट में क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, इसके बारे में बताया। और जब हम प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि म्यूचुअल फंड जैसे स्कीम में हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे कैसा होता है कि मैंने अगर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किए किसी स्कीम में, तो ये जो फंड मैनेजर है उसके कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स होते हैं, उसकी स्टडी रहती है, उसका रिसर्च रहता है फंड मैनेजर का। तो वो क्या करता है कि 1000 में से 100 में से कुछ सिलेक्टेड 10 कंपनियां ऐसे सिलेक्ट करता है कि जिसमें उस फंड मैनेजर को लगता है कि यहाँ पे उसको इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि SBI, मान लो SBI का शेयर है, तो लास्ट टाइम तो 250 रुपये से था, तो इस साल में, आगे के 3 साल में, 5 साल में उस 250 रुपये का 350 500 रुपये हो सकता है मुझे, मतलब मुझे 10% से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ऐसी एवरग्रीन कंपनियां ये फंड मैनेजर सिलेक्ट करता है उसके रिसर्च या फिर नॉलेज के हिसाब से। तो इसका मतलब है प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि मेरा 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो फंड मैनेजर उस 100 रुपये को 10 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है 10-10 रुपये के हिसाब से। तो 10 कंपनीज में से इसके स्टडी के तहत 8 कंपनी में उसको प्रॉफिट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 कंपनी में हमें लॉस हो सकता है। तो अगर 10 में से 8 कंपनी में प्रॉफिट हुआ है तो हमें रिटर्न मिल सकते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इट माइट बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो ये फ़र्क है इंडिविजुअल और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या क्या है। जैसे कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, मैंने आपको बताया कि फंड मैनेजर होता है, उसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है, उसकी स्टडी रहती है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, इसका फ़ायदा हमें मिलता है। अफोर्डेबल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब पोर्टफोलियो में ऐसा होता है कि जैसे कि देखिए, मान लो कि इस साल जो यूनियन बजट हुआ उसमें पावर सेक्टर को या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी 10 सेक्टर में से सिलेक्टेड कंपनीज को सिलेक्टेड किया जाता है म्यूचुअल फंड में। पावर सेक्टर है, एजुकेशन है, रिसर्च है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, ऐसी अलग अलग कैटेगरीज होती है, सोलर है। उन सारे सेक्टर्स में से कुछ सिलेक्टेड कंपनियां ऐसी सिलेक्ट की जाती है जिसमें प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसे अफोर्डेबल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहा जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे कि मान लो कि ब्लू चिप कंपनीज है, जैसे कि SBI है, टाटा कंपनीज है। तो ऐसी ब्लू चिप कंपनीज मतलब जिसकी शेयर की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होती है, बट इसके स्केल के हिसाब से
मान लो कि रिटर्न थोड़ा कम रहता है बट इसमें प्रॉफिट मतलब 100% हम गारंटी दे सकते हैं, ठीक है, कि इसमें प्रॉफिट हो ही सकता है। तो ऐसे कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जैसे कि मीडियम स्केल कंपनीज है, स्मॉल स्केल कंपनीज है, लार्ज स्केल कंपनीज है। तो ऐसे इकोनॉमीज में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लिक्विडिटी, अब म्यूचुअल फंड का फ़ायदा एक है कि हमने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका हम कैश में कन्वर्ट इमीडिएटली कर सकते हैं। 1, 2 या 3, 1+2 जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो 2 या 3 दिन में ये जो इन्वेस्टमेंट किए वो हमारे अकाउंट में फिर से आ सकती है। इसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। टैक्स डिफरल, टैक्स बेनिफिट, तो टैक्स के बेनिफिट भी हमें मिल सकते हैं टैक्स सेविंग स्कीम्स में, ELSI स्कीम जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे कुछ जो टैक्स सेविंग स्कीम्स है, तो इसमें हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें टैक्स का बेनिफिट या फिर टैक्स डिफरल भी हम इसके बेनिफिट्स पा सकते हैं। कन्वीनियंस ऑप्शंस, जिसमें कन्वीनियंट ऑप्शंस है जैसे कि हम SIP मतलब मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हर तरह के कन्वीनियंट ऑप्शंस इसमें म्यूचुअल फंड में आपको अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट कंफर्ट, तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कंफर्ट के हिसाब से मान लो कि आपकी सैलरी अभी 15,000 है, आपकी कैपेबिलिटी कि हर महीने में मैं 500 रुपये या फिर 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो आपके इन्वेस्टमेंट कंफर्ट के हिसाब से आपको एक ऑप्शंस क्रिएट किया जाता है। रेगुलेटरी कंफर्म, तो हर एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है ये अंडर से भी ये एक रेगुलेट की जाती है, तो इसलिए ये सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। सिस्टमेटिक अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि आपको सिस्टमेटिक अप्रोच, आपको अगर पॉसिबल है कि मैं हर महीने में पैसे इन्वेस्ट करूंगा, क्वार्टरली इन्वेस्ट करूंगा, हाफ ईयरली या फिर ईयरली इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो हर तरह के आपको सिस्टमेटिक अप्रोच आपको पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके म्यूचुअल फंड के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट लिमिटेशंस बहुत ही कम है, जैसे कि लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। तो अगर कोई इक्विटी का एक मान लो इक्विटी का कोई एक स्केल हो जिसमें 100 इन्वेस्टर है, जैसे कि मेरे जैसे 100 लोग हैं, उनको अगर सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कैटेगरीज क्रिएट की जाती है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा क्रिएट नहीं है कि मान लो कि मैंने 100 में से 40 लोगों को इक्विटी चाहिए, 20 लोगों को डेब्ट का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, 30 लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए। तो कोई अगर एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज क्रिएट की गई हो, इक्विटी फंड या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसमें बस इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। चॉइस ओवरलोड, तो देखो कि मेरा एज है अभी मान लो कि हमारा एज 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में इतने सारे चॉइसेस अवेलेबल है कि बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड की कंपनीज। तो यहाँ पे चॉइसेस की ओवरलोड से कौन से कंपनी में एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट करना है ये जल्दी पता नहीं चलता। नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात ये यहाँ की जो डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो कि कोई एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, UTI म्यूचुअल फंड है, SBI म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे कॉस्ट का कंट्रोल पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मान लो कि अगर SBI का म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और एक UTI का म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे कॉस्ट का कंट्रोल नहीं रहता। जैसे कि जो भी कुछ म्यूचुअल फंड के एजेंट्स रहते हैं तो उनको भी पैसा देना पड़ता है, जो भी कुछ मार्केटिंग होती है तो उसे भी पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट का कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे कि सपोज SBI ने नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, ठीक है। मैं अभी हर टाइम पे SBI का म्यूचुअल फंड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि SBI इज़ रिनोन कंपनी और हर किसी को पता है कि SBI के बारे में, UTI फंड के बारे में। तो ये कंपनी जो होती है म्यूचुअल फंड की, मार्केटिंग के लिए, एजेंट्स के लिए जो भी कुछ बेनिफिट देना पड़ता है, जो भी कुछ एजेंट पैसा लाते हैं म्यूचुअल फंड में उनको रिटर्न देना पड़ता है, उनको एक कमीशन देना पड़ता है, तो उसका बहुत सारा खर्चा होता है। तो यह म्यूचुअल फंड के जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट किए इन्वेस्टर में इसके ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, ठीक है। बस 3 लिमिटेशंस है म्यूचुअल फंड्स के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा बस इंट्रोडक्शनरी पार्ट था म्यूचुअल फंड का। इसके बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में हम आगे भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमारा भी प्रिपरेशन चालू है कि कैसे आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड के बारे में आपको हम बता सकें।
तो ये जो म्यूचुअल फंड का सेशन था, आपको NISM की एग्ज़ाम होती है, NCFM की एग्ज़ाम होती है, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कोई बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कोई अलग तरह से गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही हम हमारा सेशन ये कंप्लीट करना चाहते हैं। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com, या फिर फेसबुक पे जो नंबर हमें आपको प्रोवाइड किया है, तो ये बस PDF पर्पज़ के लिए आपने हमें आपको प्रोवाइड किया है। तो प्लीज़ डोंट चैट ऑन इट, या फिर आप इस नंबर पे कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, आप हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा पेज है स्टडी कैप्सूल, facebook.com/studycapsule। चलिए, इसके साथ आपको फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।